साथियों, जय भीम, नमस्कार। 2007 से अब तक इतना बड़ा क्षति पहुंचाने वाला फैसला सरकार का न हुआ होगा। सरकार ने 6 लाख करोड़ जुटाने के लिए, मैं समझता हूं कि 50 लाख करोड़ 60 लाख करोड़ की संपत्ति जो 70 साल में बनी हुई थी, उसको बेचने का फैसला किया। तो ये ढोंग है कि हम मोनेटाइज कर रहे हैं। मोनेटाइजेशन का मतलब होता है कि मुद्रीकरण करते हैं। जैसे सोने के बदले में आप पैसा ले लें तो उसको मोनेटाइजेशन कहते हैं। और इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद देश में जो अनुसूचित जाति जनजाति के सांसद हैं, विधायक हैं, नेता हैं, कर्मचारी, अधिकारी हैं, उनको इस देश के अंदर एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा कर देना चाहिए था। लेकिन मैं नहीं देखता हूं कि कोई विशेष संवेदना कहीं पर पैदा होते हुए। एक दैनिक भास्कर अखबार है, खैर मैं लिखता रहता हूं, ट्विटर पर सब मैंने डाल भी दिए हैं कि 6 लाख करोड़ जुटाने में योजना लॉन्च। अब इसमें हाईवे, रेलवे, पावर, गैस, टेलीकॉम, वेयरहाउस, खनन, एविएशन, पोर्ट्स, स्टेडियम, रियल एस्टेट सब बेचा जा रहा है। इसमें से 25 एयरपोर्ट है। एयरपोर्ट में केवल आमदनी ही आज होती है, इसमें कोई घाटा नहीं होता। एयरपोर्ट का कंसेप्ट ये होता है कि पहले की सरकारों ने जनता के पैसे से बना दिया है, और जो जहाजें पार्क होती हैं उनसे वो चार्जेज करते हैं, और भी तरह के चार्जेज होते हैं। इनका बेचने का क्या मतलब साफ। आप दिल्ली एयरपोर्ट में जाइए, SC ST OBC के कर्मचारी दिखाई नहीं पड़े। कई हजार कर्मचारी नौकरी समाप्त करना, उससे नौकरी सवर्णों की भी समाप्त हो रही, सबकी समाप्त हो रही, लेकिन उनका गुजारा हो जाएगा। हालांकि उनके नौजवान भी दर दर ठोकर खाएंगे और अडानी अंबानी के हमें गुलामी करेंगे। लेकिन सबसे ज्यादा जो घाटा हो गया SC ST का, चूंकि और जगह पर भागीदारी इनकी नहीं। मैंने तो आह्वान किया है कि मायावती हैं, चंद्रशेखर आजाद हैं, जीतन राम मांझी हैं, प्रकाश अम्बेडकर हैं, चिराग पासवान हैं, आठवले हैं, थिरुमा बलवन हैं, जितने भी और संगठन, सबको मिलकर के पूरे देश में वहां आंदोलन करना चाहिए। लेकिन मुझे मालूम है कि अगर सब कोई कर भी देगा तो एक सुश्री मायावती जी हैं, कभी भी कुछ नहीं करेंगे। लेकिन यह आखिरी अपील मैं करता हूं, मुझे कोई अहंकार की अपनी चिंता नहीं, ना कोई अहंकारी हूं। योगो मैं दरी बिछा कर बैठने के लिए तैयार हूं, लेकिन इसकी अगुवाई अगर वो करें तो हम सेकेंड लाइन में रह करके लड़ने के लिए तैयार हूं। बात इस समाज की है। इससे बड़ा ज्यादा चोट पहुंचाने वाला अभी तक विनिवेश की योजना सरकार के द्वारा नहीं आई। जो RSS का एजेंडा था, RSS का एजेंडा यह है कि जो पढ़े लिखे लोग, अब तो जनजाति में भी बहुत ज्यादा जागृति होने लगी। पहले अनुसूचित जाति में ज्यादा थी, पहले महाराष्ट्र में ज्यादा थी, आंध्र प्रदेश में हुई, फिर साउथ के राज्यों में हुआ, फिर 80 के 90 के बाद में उत्तरी भारत में वो जागृति आने लगी। तो
उस जागृति की जड़ को ये काटना चाहते हैं। जड़ को काटने का मतलब कि जो पढ़ता है लिखता है, जब तक वो विद्यार्थी रहता है और कंपटीशन की तैयारी करता है, कंपटीशन में आ जाता है, 2-4 साल नौकरी करता है, तब जाके उसे पता लगता है कि सामाजिक न्याय क्या है। मैं तो अपना अनुभव यही बता सकता हूँ कि मैं IRS ऑफिसर था, 4-5 साल तक मुझे इतना ज़्यादा कुछ नहीं पता था, लेकिन जब मैंने विभाग में आके देखा कि क्या होता है, डिस्क्रिमिनेशन, पोस्टिंग, ट्रांसफर, और फिर अनुभव प्राप्त होता है, एक दूसरे से सुनना पड़ता है, फिर इतिहास को झांक के देखा जाता, क्योंकि स्कूल में इतिहास वो नहीं पढ़ाया जाता, माँ बाप वो नहीं पढ़ाते, तब जाके सामाजिक जागृति की प्राप्ति होती। शैक्षिक ज्ञान तो पहले भी मिल गया होता है, लेकिन सामाजिक जागृति उन्हीं लोगों ने समाज को जगाने का काम किया कि स्रोत के ऊपर हमला है कि सरकारी नौकरी ही खत्म कर दो, शिक्षा ही खत्म कर दो। ये दलित आदिवासी पहले की तरह से जैसे हजारों वर्ष तक गुलाम की भांति जिंदा रह जीते हुए भी सोए हुए थे, फिर से सो जाएंगे। यह भी एक बड़ी योजना है। तो इसमें जिसके पाँव ने फटी बवाई, वो क्या जाने पीर पर आई, पढ़ी तो SC ST के ऊपर है, तो उनको लड़ना चाहिए। आज राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और कांग्रेस तो उठाती रहती है। खैर, मैं कोई पॉलिटिकल जिक्र नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, चाहे वो BJD हो, चाहे TMC हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, RJD हो और NCP हो, या DMK को छोड़ करके, DMK को छोड़ दिया जाए कि, और आपका TRS है या YSR कांग्रेस है, इन पार्टियों के द्वारा मैंने कोई भूमिका, राष्ट्रीय स्तर पर भूमिका नहीं देखा, चाहे वो चीन का अतिक्रमण हो या विनिवेश की बात हो या अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कोई मामले आए हों या राष्ट्रीय स्तर के मामले में महंगाई हो, ये सारा चीज। एक व्यक्ति को मैं देखता हूँ लगातार लड़ते हुए, और राहुल गांधी को लड़ते हुए देखता हूँ। बाकी को जैसे लगता है कि उनको राष्ट्रीय स्तर से कोई मतलब नहीं। मैं इसलिए यह बात कह रहा हूँ कि हमारे जितने मुद्दे हैं सब राष्ट्रीय मुद्दे हैं। सुप्रीम कोर्ट है, राष्ट्रीय मामला है। संसद है, राष्ट्रीय मामला है। प्राइवेटाइजेशन है, राष्ट्रीय मामला है। यहीं से रोका जाता है, यहीं कानून बनते हैं। सर्विस रूल्स रेगुलेशन है, नेशनल इशू है, DOPT के द्वारा जारी करते हैं। तो ये जो हमारे मुद्दे हैं वो सब, उनका समाधान केंद्र पर दबाव डालने पर ही होगा, और क्षति भी केंद्र स्तर के नीति की वजह से होता है। जब क्षति हमारी या हमारा एक्सक्लूशन केंद्र के स्तर पर से ही होता है, तो हमारी लड़ाई ही राष्ट्रीय स्तर पर होना चाहिए। कोई राजस्थान में लड़े, कोई बांसवाड़ा में लड़े, कोई औरंगाबाद महाराष्ट्र में लड़े, या कोई सूरत में गुजरात में लड़े, या कोचीन में लड़ाई लड़े, या चंपारण में, इसका कोई फायदा ज़्यादा नहीं होता। इसलिए किसानों ने समझ लिया था कि लड़ाई तो लड़ना है दिल्ली में, और चारों तरफ से घेर लिया, पूरा दुनिया जानती है, देश जानता है। उसका असर उतना नहीं पड़ा चूंकि तानाशाही सरकार है, लेकिन अगर यही आंदोलन राजस्थान और पंजाब में किए होते तो इसका 5% या 10% भी असर न पड़ता। इसीलिए हम आह्वान करते हैं, जो परिसंघ हमारा आह्वान करता है कि हमारा कोई अपना संगठन खास नहीं, हम संगठनों का संगठन है, सबको आह्वान करते रहते हैं कि प्लेटफॉर्म पर आए। इसलिए मैं सत्ता पक्ष का सांसद होते हुए भी 500 साल लगातार रामलीला मैदान पर रैली करता रहा, तो लोग तो दांतों तले अंगुलियां दबाते थे कि भाई आप सत्ता में रह करके सरकार के खिलाफ आप रैली करते हैं। एक बार तो रैली की तैयारी थी, रैली के दूसरे दिन मोदी जी मिल गए पार्लियामेंट में, सुबह सुबह कहा, रे आपकी रैली कैसी रही, बड़ी जानदार रही, पूरा नीला कर देते। तो हम तो ये लड़ाई राष्ट्रीय स्तर पर ही है। तो
कम से कम अगर घर से न निकल पाओ तो कम से कम ट्वीट कर दो, वीडियो डाल दो 1-2 मिनट का कि हम संविधान को मिटने नहीं देंगे, हमारा संवैधानिक अधिकार है। भले कर्मचारी हो, इंस्टाग्राम पर भी लोग एक्टिव रहते हैं, फेसबुक लाइव कर सकते हो, लिख सकते हो। ये भी नहीं कर सकते हो तो गाली देना बंद कर दो, आलोचना करना बंद कर दो। अगर ये भी नहीं कर सकते तो कम से कम जो सपने देखना, उन सपनों से बड़ा नुकसान हो रहा कि हम हुक्मरान बने। तो हुक्मरान बनने से क्या होगा कि हुक्मरान बनने से क्या होगा कि बनने के सपने से क्या होता है कि जो आज जो निजीकरण, मान लो कि बीपीसीएल बिक रहा या बीएसएनएल बिका, तो इस मुद्दे पर ध्यान ही नहीं रहेगा। वो तो एक ऐसा नशा पैदा हो गया कि अरे हमें तो देने वाला बनना है, हमें तो बीएसएनएल से क्या मतलब, रेलवे से क्या मतलब, और अंत में होगा ये कि सोचने वाला भी नहीं रह पाएंगे। सोचेंगे तभी देने वाला होंगे, क्योंकि जो सोचने वाला है वो शिक्षा के क्षेत्र में है, जो सोचने वाला है सरकार की नौकरी में, गांव में सोचने वाला नहीं। तो ये जो सपना दिखाया, ये इमोशनल कार्ड खेला है, या तो सपना दिखाया है कि हम हुक्मरान बनेंगे, यानी बैकवर्ड है, अल्पसंख्यक है, सबका वोट बैंक जैसे लेने का एग्रीमेंट पहले कर लिया है। इस जाति व्यवस्था में अभी एक विधायक जी बैठे हैं, बहुत प्रोमिनेंट है, रामनारायण जी, डॉक्टर रामनारायण जी हैं राजस्थान से। तो बात मैं यही कर रहा था कि ये हमारे समाज के अंदर हमें, जैसे एक आदिवासी है 7.5 कह दिया, जब मैं जोड़ लेता हूं दोनों को मिला के 25% SC/ST को, 25% वाला निर्णायक नहीं होता सत्ता में किसी को बाहर करने से या सत्ता में आने के लिए। बाहर भी नहीं कर सकता, आने का तो कोई दूर मतलब नहीं। बैकवर्ड में आप देख ही रहे हैं कि बैकवर्ड में भी छत्री, कुर्मी छत्री, पाल गडरिया छत्री, वहां छत्री बनने की होड़ लगी हुई है। वो आपको नेता नहीं मानेगा, आप उसे वोट भी दे दोगे लेकिन आपको वोट नहीं देगा। भले हम कितना भी कहें, लेकिन वो वोट तो गांव की जनता देती, समाज की देती। आज भी गांव के में जाति हायरार्की अगर देखें तो चमार हो, खटीक हो, पासी हो, धोबी हो, मीना हो, भील हो, उसको क्या बगल में जो वहां पर कोई यादव हो या कुर्मी हो, मराठा हो, तेली हो, पाल हो, गड़िया हो, किस नजर से देखता है। मैं बुद्धिजीवियों की बात नहीं कर रहा, नेताओं की बात नहीं करता हूं। तो क्या कहते हैं कि सबको मिलकर रहना चाहिए, वो समझदार हो गए। लेकिन मैं उन जनता को बारे में, जो जनता नहीं शिक्षित है और या सामाजिक रूप से शिक्षित नहीं, अजय शैक्षणिक रूप से शिक्षित होने पर भी कुछ नहीं कर सकता जब तक कि सामाजिक समझ न हो, तो हम कैसे हुक्मरान बन जाएंगे। अच्छा, हुक्मरान बनने का सपना देखना कोई गलत नहीं है, लेकिन उसके लिए तो सीढ़ी बनाना ही पड़ेगी। धरना प्रदर्शन हो, आंदोलन हो, न्यायपालिका में भागीदारी, सीधा तो भोली भाली जनता को इमोशनलाइज कर दिया 80-90 के दशक में। और वो पहले तो सवर्णों के खिलाफ बोलते थे, गाली देना। एक दौर आता है कि इन्होंने अत्याचार किया, बहन बेटियों की इज्जत लूटी, संपत्ति लूट लिया, गुलाम बनाया और गंदे पैसे में हमें ढकेला और मलमूत्र से ज़्यादा बदतर समझा। मलमूत्र आदमी अपना साफ कर सकता है लेकिन दलित को छू नहीं सकता, और कीड़े मकोड़े की पूजा हो जाती है, सांप की पूजा हो जाएगी, और मतलब चूहे की पूजा हो जाती है देश के अंदर। अगर सांप पत्थर का हो तो उसका भी पूजा हो जाएगा, जिंदा वाले का भले न पूजा हो।
लेकिन उससे भी बदतर स्थिति रही है। तो इससे बदतर स्थिति रही इस व्यवस्था के अंदर तो वो उस स्थिति को हम आज देखें तो उसके खिलाफ लड़ाई कौन लड़ने वाला? जो शिक्षित होगा वही, सामाजिक रूप से शिक्षित, शैक्षणिक रूप से मैं नहीं कहता हूं, एमए बीए किए हुए अपने जाति में। आज भी हम कहते इस बात को हैं कि हमारे साथ राजपूत अन्याय करता है, हमारे साथ ब्राह्मण बनिया अन्याय करते हैं, डिस्क्रिमिनेट करते हैं, भेदभाव करते हैं, छुआछूत करते हैं, जातिवादी हैं। तो क्या दलित कम जातिवादी आपस में है? हजारों जातियों में बटे हुए जहर जबरदस्त भरा पड़ा हुआ। और ये जो 30-40 साल के बीच में जो उभार हुआ कि जाति जोड़ो, जाति सम्मेलन, सत्ता में हमें कब्जा करना, इसने जागृति कम पैदा किया, जोड़ने का कम किया, तोड़ने का काम किया। सब जातियों के संगठन खड़े हो गए। अब सारे जातियों के संगठन खड़े हो गए। अब जब सारे जातियों के संगठन खड़े हो गए और उनको कहा गया कि जिसकी जितनी जाति भारी है उतनी उसकी संख्या सत्ता में होनी चाहिए, मंत्रिमंडल में होना चाहिए, एमएलए एमपी में होना चाहिए, या अधिकारी कर्मचारी के रूप में होना चाहिए। नहीं हुआ तो जो उनको थोड़ा बहुत दिया उसके साथ चले गए। तब वो बहुजन एकता नहीं देखे, बहुजन एकता के विरोध में खड़े हो गए, जो बहुजन एकता के लिए आह्वान किए गए थे। सबसे बड़ा दिलचस्प बात वही है कि जो बहुजनी थे वो बहुजन के विरोध ही गए। उत्तर प्रदेश में 20-25 पार्टियों को मैं गिना सकता हूँ। निषाद ने अपना किया। आपको मंजिल पहुंचने के लिए कोई न कोई सीढ़ी तैयार करनी पड़ती है। सीढ़ी क्या है? संघर्ष करो, आंदोलन करो, संसद में रहो तो आवाज उठाओ, विधानसभा में संघर्ष करना चाहिए, रास्ते मतलब सड़क पर संघर्ष करना चाहिए, और समय समय पर सेमिनार, आंदोलन, चंदा, फंड, सोशल मीडिया, ये सब तरीके होना चाहिए। लेकिन बहुजन आंदोलन है कहाँ? थोड़ा बहुत विरोध जरूर कर देता है, वो भी थियोरेटिकली, प्रैक्टिकली बहुत कम लोग थियोरेटिकली बैठ करके कहेंगे ओ मैं उसको गाली दे दिया, उसके अलावा उसको चैलेंज कर दिया, वो मेरे बात का जवाब नहीं दे सकता है, ये तो ब्राह्मण इतने सालों पहले यहाँ आए थे, इनको देश अपने मुकाबले भेज देंगे। वो इमोशनल समाज उनके साथ में खुश हो जाता है, और जिसकी वजह से हम लड़ाई नहीं लड़ पा रहे हैं। तो जिस तरह से ये निजीकरण हो रहा है, अभी भी रोका जा सकता है अगर चारों तरफ से आंदोलन शुरू हो। SC ST के केवल ही आ जाए, ओबीसी के लोगों को भी आना चाहिए। जो मंडल का फायदा जिसको हुआ, नौकरी में आए, उनमें तो जागृति है, एकता की बात करते हैं। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में क्या स्थिति है? अब ज्यादातर अत्याचार, अभी आयोग के सदस्य मिले उत्तर प्रदेश के, तो उन्होंने कहा ज्यादातर जो अत्याचार के प्रकरण आते हैं हमारे साथ में, वो ओबीसी के लोगों के द्वारा अत्याचार की प्रकरण आते हैं। और हम देखते हैं कि जो एक दूसरे, मान लो कोई बाबा साहब के नाम पर या सामाजिक जागृति के नाम पर, आरक्षण बचाने के लिए या तो निजीकरण के विरोध में कोई आंदोलन खड़ा हुआ, संगठन खड़ा हुआ, तो SC ST का ही संगठन दूसरा आकर के आड़े हाथ टांग अड़ाने का काम करेगा। तो अभी अंतिम पड़ाव पर हैं हम। तो मुद्दे की लड़ाई लड़ते रहे। परिसंघ 1997 में बना, परिसंघ से जुड़े, आप आह्वान करें। और हमारा जो ट्विटर है @AIP ट्विटर पर जाएं, ट्विटर को रीट्वीट करें। हमने देखा है कि लाखों गालियां मेरे ऊपर पड़ती हैं, पता नहीं कहाँ। रात में अगर मैं कोई ट्वीट छोड़ दूंगा तो 10-20 गाली तुरंत आ जाती है। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ इस बात का। कई बार रातों में ट्रेंड हमारे खिलाफ होता है, और नहीं हुआ तो होर्डिंग लगा दिया दिल्ली के चारों तरफ कि उदित राज फॉर कांग्रेस प्रेसिडेंट को। मतलब अब हमें आश्चर्य हुआ कि आखिर में लोग कौन हैं। तो पता लगा कि बीजेपी की IT सेल है, वो करती है। लगातार 2 साल से 3 साल से इतना गाली दी गई है,
अब मुझे लोग कहते हैं कि साहब इतनी गाली बर्दाश्त करने वाला कोई है नहीं, तो मुझे शौक है गाली बर्दाश्त करने का, क्या मुझे अच्छा लगता है? अभी एक माह से आए कहा कि साहब आप थोड़ा सा स्लो हो जाइए। हम कहा क्या मैं आरक्षण जाने दूं, समाज की बात करना बंद कर दूं, सामाजिक बुराई का खंडन न करूं? कहा नहीं, ये तो नहीं कह रहा हूं। तो हम कहा क्या मुझे व्यक्तिगत तौर से गाली दी जा रही? मैं व्यक्तिगत तौर से किसी के घर में घुस के कुछ कर रहा हूं और किसी से झगड़ा कर रहा हूं? तो अगर देखा जाए इस देश में राहुल गांधी जी के बाद में सेकंड नंबर पर हमारे पीछे लोग पड़े हुए। आप देख सकते हैं, कहीं भी देख लीजिए, फेसबुक पर मायावती जी के पीछे क्यों नहीं जाते, औरों के पीछे क्यों नहीं जाते? क्योंकि असली चोट वो नहीं करते, बोलते वो नहीं। तो ऐसे नहीं वो करते। अब 1.5-2 साल से 3 साल से रात में कभी